हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने समास के इस टॉपिक का लास्ट जो समास है बहुव्रीहि वो पढ़ेंगे। ये हमारे इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी। तो इससे पहले हमने तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्रमधारय समास बड़े विस्तार से पढ़ा। हमने जाना उनके लक्षण, उनका मतलब और वो कैसे किसी शब्द के कैसी पहचान होती है, वो हमने बड़े विस्तार से उसको पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। अगर मेरी वीडियो आपने पहले वाली बड़े ध्यान से देखी है तो बहुव्रीहि समास वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने क्रमधारय और द्विगु समास पढ़ा उसी के साथ हमने बहुव्रीहि समास भी पढ़ा था। कैसे? देखिए, हमने पढ़ा था कि क्रमधारय में जो क्वालिटी तीसरे पर्सन की ओर इंडिकेट करती है तब भी बहुव्रीहि समास आएगा, और द्विगु में भी जो कोई संख्या है वो तीसरे पर्सन को इंडिकेट करती है, तीसरे पर्सन की ओर इशारा करती है, तब भी बहुव्रीहि समास आएगा। यानी कि संख्या और क्वालिटी, संख्या, काउंटिंग और क्वालिटी, यानी कि किसी का गुण या किसी कोई संख्या जब किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा करती है तो वो कौन सा समास आता है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि की क्या पहचान है कि इसके दोनों ही पद आपस में मिलकर, दोनों पद आपस में मिलकर कोई तीसरा ही पद बनाते हैं, वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास। यानी कि दोनों पद इकट्ठे होकर किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा करते हैं, उसे कहते हैं बहुव्रीहि। और ये भी आपने याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो बहुव्रीहि समास है उसमें संख्या भी आएगी और क्वालिटी, दोनों चीजें आएंगी। किसमें? बहुव्रीहि समास में। तो समझ आया? देखिए कैसे। कनफटा, जैसे अब मैंने लिख दिया कनफटा, यानी कि कान फटा हुआ है किसी का, माने क्वालिटी है। तो कैसे? तो अब ये देखिए, कान तो सभी के फटे हुए नहीं होते, तो विशेष कर किसके? अब देखेंगे किसके कान है फटा, जिसका। देखिए बेटा, कान है फटा जिसका, माने कोई फकीर, यानी कि जो नाथ संप्रदाय के जो फकीर होते हैं उनकी मेन पहचान में लक्षण क्या होता है कि वो अपने पहले कानों को छिदवाते हैं, तो उनको बोला जाता है कनफटा संप्रदाय के। यानी कि ये शब्द किन की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जो कनफटा संप्रदाय के फकीर हैं उनकी तरफ हमें इशारा कर रहा है। तो क्या हो गया बेटा? कान है फटा जिसका, माने कोई फकीर। ठीक है, तो ये किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में। अब है बारहसिंगा। बारहसिंगा माने किसी विशेष, अब बारहसिंगा किस आम पशु के तो नहीं होते, या मोस्टली किसी पशु के तो नहीं होते, तो किसी विशेष पशु के बारे में बातें हो रही है। क्या कह रहा है? अब देखो, वैसे तो इसमें भी काउंटिंग है, और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट शब्द में काउंटिंग होगी तो किस में आएगी? द्विगु समास में। लेकिन मैंने ये साथ में ये भी कहा था कि जब ये संख्या किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा करेगी, तीसरे पर्सन की ओर इंडिकेट करेगी, तो वो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो क्या आएगा इसका विग्रह? 12 सींगों वाला कोई विशेष पशु। क्या आया? 12 सींगों वाला, अर्थात कोई विशेष पशु है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जब हमें पता चल गया कि किसी एक पर्टिकुलर किसी पशु की जाति की बात हो रही है जो विशेष जाति यानी कि 12 सींगों वाला है, जो आम नहीं है, तो वो किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में। अब देखिए, ये पतझड़, ये एस्टेट का एक पेपर था पीजीटी लेवल का, लास्ट ईयर आई थिंक 2014 में ये शब्द आया हुआ था और पूछा गया था कि बताइए ये कौन सा समास है? पतझड़। पत माने पत्ते, झड़ माने झड़ जाते हैं। ऐसे तो क्वालिटी है कि पत्ते झड़ गए, पत्ते झड़ना, लेकिन पत्ते कब झड़ते हैं? एक विशेष किस समय झड़ते हैं? एक ऋतु होती है, एक विशेष कोई ऋतु होती है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में, अर्थात पतझड़
ऋतु या विशेष ऋतु माने जिस भी ऋतु में पत्ते, आपने देखा है ना, एक ऐसी ऋतु आती है कि जिसमें मोस्टली जो पेड़ हैं वो पत्तों से रहित हो जाते हैं। तो एक विशेष ऋतु, एक मौसम की बात हो रही है यहाँ पे। ये शब्द किसी एक विशेष ऋतु, एक सीजन की जो है बात कर रहा है। तो इससे हमें किसी सीजन के बारे में पता चल रहा है कि पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में, कोई विशेष ऋतु, पतझड़ी ऋतु। तो वो क्या आ गया, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए बेटा, निशाचर। निशा माने रात, चर विचरण करने वाला, घूमने वाला। अब देखिए वैसे निशाचर रात को घूमने वाला, रात को घूमने वाला क्या क्वालिटी है वैसे तो, बट ये किसकी तरफ इशारा है, ये किसी विशेष प्रजाति की ओर इशारा कर रहा है। निशा में विचरण, विचरण माने घूमना, विचरण करने वाला। अब देखिए जैसे हम कई बार, कोई बच्चा है वो रात को लेट घर आता है या ऐसी इस तरह की हरकतें करता है कि शाम को देर तक बाहर रहता है, तब घर वाले भी गुस्से में उसको कह देते हैं निशाचर कहीं का। मीन्स कि रात को बहुत देर तक जब बाहर रह दे या कि बाहर घूमने वाला, इस टाइम रात में, तो उसको बोला जाता है क्या, कौन। और वैसे राक्षस, राक्षस माने कोई जो मतलब दूर प्रवृत्ति के माना जाता है कि जो बुरी प्रवृत्ति के जो इंसान होते हैं, जो व्यसनों से लिप्त होते हैं, बुरी प्रवृत्ति के जो इंसान होते हैं, उनको माना जाता है कि वो निशाचर, यानी कि रात्रि को वो घूमते हैं, रात्रि को वो विचरण करते हैं। समझ आया? तो क्या कह रहा है कि निशा में विचरण करने वाला कौन, राक्षस, यानी कि राक्षस जैसी प्रवृत्ति वाले। तो एक पर्टिकुलर किसी की ओर इशारा कर रहा है, तो क्या आ गया, निशा, वो सॉरी बहुव्रीहि समास आ गया भाई। अब देखिए गिरीश, गिरीश ये आपके पर्यायवाची में भी आता है, गिरी, गिरी पर्वत किसे बोलते हैं, या गिरी को, गिरी का राजा, या गिरी क्या बोलेंगे इसको, हिमालय। गिरी पर्वतों का राजा किसको कहा जाता है, हिमालय। तो गिरीश या गिरी ईश, गिरी माने पर्वत, ईश माने भगवान, गिरी का राजा या गिरी का भगवान या गिरी का सम्राट, तो कौन हुआ, हिमालय पर्वत। कौन हुआ, या ऐसे बोल सकते गिरी को धारण करने वाला कौन, हिमालय। गिरी का राजा, गिरी का सम्राट या गिरी जो सबसे सभी पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है, कौन, हिमालय। तो गिरीश, वैसे तो कोई भी पर्वत हो सकता है, पर्वत, गिरी माने पर्वत, कोई भी पर्वत, बट गिरीश एक किसके लिए यूज होता है, हिमालय पर्वत के लिए। तो ये गिरीश किस में आया भाई, बहुव्रीहि समास में। तो समझ आया बेटा आपको कि जब भी कोई भी संख्या या कोई भी क्वालिटी, कोई भी संख्या या कोई भी क्वालिटी किसी थर्ड पर्सन की ओर इशारा करती, किसी थर्ड पर्सन की ओर संकेत करती है, तो वो किस में जाती है, बहुव्रीहि समास में। तो हमने क्या जाना कि क्वालिटी और संख्या किस में होगी, बहुव्रीहि समास में, बट कब, जब वो थर्ड पर्सन की ओर संकेत करेगी। ठीक है, तो हमने एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि समास का क्या मतलब था। समास का मतलब था संक्षेप या शॉर्ट या संक्षिप्त रूप में कोई बात कहना, लिखना, बोलना, लिखना, क्या होता है, समास कहलाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि समास के जो मुख्य भेद होते हैं 4 और कुल भेद कितने होते हैं, 6, क्योंकि तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, उपभेद जो तत्पुरुष समास में काउंट होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, उनको मिला के हमारे कितने भेद हो जाते हैं, 6। फिर हमने पहले पढ़ा अव्ययी भाव समास, जिसमें हमने 5 उसके नियम बताए थे। ठीक है, उस नियम से बाहर कोई भी शब्द, उन 5 नियमों से बाहर कोई भी शब्द नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हमने तत्पुरुष। तत्पुरुष समास सीखने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत है, तत्पुरुष समास सीखने के लिए हमें
कारक सीखने की जरूरत है, और उन कारकों में से भी कभी भी ना तो कर्ता कारक और ना ही संबोधन, ये दोनों तत्पुरुष समास में नहीं आते। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जो संख्या होती है, जिस संख्या से कोई समूह बनता है, वो किस में आता है? द्विगु समास में। अगर वो संख्या कोई समूह नहीं बना पाती, या अगर वो संख्या समूह नहीं बना पाती, तो किस में बताया था मैंने कि वो द्वंद्व समास में चला जाएगा। अगर वो संख्या समूह बनाती है तो द्विगु में, अगर वो संख्या किसी और पर्सन की ओर संकेत करती है तो किस में आएगा बेटा? बहुव्रीहि समास में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में हमने क्या पढ़ा था कि जो क्रमधारय समास है उसमें क्वालिटी आती है, लेकिन अगर वो क्वालिटी किसी थर्ड पर्सन की ओर संकेत करती है तो वो किस में जाती है? बहुव्रीहि समास में। और हमने क्रमधारय समास के कुछ चिन्ह भी पढ़े थे कि जैसे उनका जो विग्रह होता है वो किस में होता है? या तो के समान, रूपी और है जो, वो किस में था? कर्मधारय समास में। और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा? बहुव्रीहि समास, कि बहुव्रीहि समास में संख्या भी आती है और क्वालिटी, दोनों चीजें आती हैं, लेकिन वो क्वालिटी और संख्या किसी पर्सन की ओर संकेत करती है। अब अगर हमने कोई भी शब्द लिख दिया, कोई भी अगर हम शब्द लिख रहे हैं और वो इसकी ओर इशारा कर रहा है, मानो कल हमने एक शब्द लिखा था दशानन, अगर हम इसमें इस शब्द को लिखते हैं 10 आननों वाला, अर्थात रावण, 10 आननों वाला अर्थात रावण। अगर बहुव्रीहि समास में इसको, अगर हम इसको क्रमधारय समास में लिखते हैं 10 हैं आनन जिसके, जिसके, अगर हम इसको क्रमधारय में लिखते हैं तो कोई टेंशन है ही नहीं, सीधा लिख दिया। बट अगर हम इसको, इसका विग्रह बहुव्रीहि समास की तरह करते हैं तो इसकी क्या शर्त बताई थी मैंने कि बहुव्रीहि समास अपने साथ हमेशा एक शर्त रखता है कि हमें उस मनुष्य, पशु, पक्षी, देवी देवता को इंडिकेट करना पड़ेगा कि आप बात किसकी कर रहे हो। ठीक है। तो इसमें जैसे हमने बताया 10 आननों वाला कौन? रावण। समझ आया कि हमने उस शब्द की ओर इंडिकेट करना पड़ेगा। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको ये टॉपिक समझ आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है, इसमें आपको लगा है कि इसमें मतलब हमें और जानना है, या आपको किसी और टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपकी वही होगी। थैंक यू।